Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about nuclear energy mission. देखिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है इसमें हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उनके प्रोडक्शन की बात करते हैं। मैं बताऊंगी क्या होता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो हमारा 2025 का जो यूनियन बजट आया था उसमें हमारे यहाँ डिक्लेयर किया है कि हमारे यहाँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है बनाए जाएंगे आगे आने वाले टाइम पे। तो ये क्या होते हैं, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है। देखिए आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है। आप खुद ही देखिए, हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के अभी हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। आपको पूरा दिन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। हर जगह, स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट है, किसी भी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो हमारे देश की पॉपुलेशन 141 करोड़, सभी को हर इंडिविजुअल को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद कई सारे हॉस्पिटल्स जो भी है, मतलब हर जगह जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन, मतलब अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इतना प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है। तो अगर हम बात करें हमारे थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी से सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जो कि बनती है काहे से, कोल से, जो कि एमिट करता है कार्बन, जो कि पोल्यूशन के लिए, मतलब एक तरीके से कोल एक हमारे पास लिमिटेड है। मतलब कोल हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है कि हमेशा चलता रहेगा, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, और ये क्या है, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये पोल्यूशन भी करता है अलग, वो इसका अलग कंसर्न है। जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो है थर्मल पावर से, मतलब कोयले से। इसके अलावा अगर हम सोर्स देखें तो हमारे पास क्या क्या है, सोलर एनर्जी, उसके बाद वाटर एनर्जी, मतलब हाइड्रोलॉजिकल जो एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर से जो जनरेट होती है, विंड एनर्जी है, एंड न्यूक्लियर से, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देखिए इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन कितना स्टोरेज करना उसका, वो क्या हो जाता है, टास्क बन जाता है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे, मतलब इनको स्टोर करना इसका एक कंसर्न बन जाता है कि इसको स्टोर करना, और पूरे टाइम थोड़ी प्रोडक्शन होता है इसका, मतलब 24/7 हमें रिक्वायरमेंट है, इतनी सारी जगह पर रिक्वायरमेंट है। और सोलर एनर्जी जब सूरज रहेगा तभी होगा, तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाइड्रो की अगर हम बात करें तो इसमें डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना, लोगों का वहाँ से हैबिटेशन जो है उनको हटाना, वहाँ से कभी फ्लड के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो हमारे पास आता है ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी का। अब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ क्या कंसर्न है, न्यूक्लियर एनर्जी एक तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में होती है, मतलब इसमें कॉस्ट इसको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्या लगती है, इसमें मेहनत लगती है। तो ये हमारे जनरल इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स है। बट हम बात कर रहे हैं इसमें, देखिए यूनियन अभी मतलब हमारा जो बजट आया था 2025 का, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हमें एक्सपांड करना है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। 20,000 करोड़ का फंड दिया है, और बजट जो है हमारा, मतलब बजट में 20,000 करोड़ का फंड इसके लिए दिया गया है कि हमें किसका यूज़ करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो देखिए हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी में जो कॉस्ट का जो कंसर्न है, उसको हमने किस तरीके से सोल्व किया। तो हमने क्या बोला है कि इस मिशन में पहले तो हमें अचीव करना है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, मतलब बाय द ईयर 2047 वी हैव टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए गीगावाट क्या होता है, जनरल समझिए, 1 गीगावाट जो होता है इक्वल होता है 1000 मेगावाट के, और 1 मेगावाट होता है 1000 किलोवाट के इक्वल। अगर 1 किलोवाट की बात करें तो वो इक्वल होता है 1000 वोट के इक्वल, 1000 वोट के इक्वल। और वोट जो होता है एक यूनिट होती है जूल पर सेकंड में, जो हम एनर्जी को मेजर करते, तो ये होता है। ठीक है, तो हमारा एम है कि 1000 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है 2047 तक। इसका लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी और विकसित भारत का जो हमारा मिशन है उसको फॉलो करना है। देखो इंडिया के स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी की अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो अभी कितनी है, 8180 मेगावाट। अभी हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है 7-8, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इतनी एनर्जी अभी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अराउंड 8.1 क्या देख रहे हैं आप, गीगावाट तक, बताए मेगावाट 1000, तो मतलब इतनी हम प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा एम क्या है कि हमें 2031-32 तक अराउंड इसे 25, मतलब इसका ट्रिपल कर देना है, ऐसा समझ लीजिए आप, 22,000 या फिर 25,000 हमें क्या करना है, बनाना है। कितना, बाई 2031-32 तक। इसका एम क्या है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का, जिसकी बात मैंने अभी करी थी। मतलब इस
जो हमारा यूनियन बजट था उसमें हम मेन चीज़ की बात कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसका हमें क्या करना है, रिसर्च डेवलपमेंट इस चीज़ पे करना है, और एटलीस्ट 5 SMR बनाना है बाय 2030, मतलब 2033 तक। तो ये हमारा इसका क्या है, एम है। अगर और मतलब हमारा मतलब मिशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमने बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मतलब इसको ऑपरेट करने में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा भी फंड नहीं है कि इतना ज़्यादा वो फंड प्रोवाइड करवाए और न्यूक्लियर एनर्जी बनवा ले। तो हम उसमें चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ऐड करें हम। जो हमारा अभी तक था कि न्यूक्लियर एनर्जी में से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लेकिन इस बजट में बोला है कि जो हमारे पहले के लॉ थे 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, ये प्राइवेट सेक्टर का मना करते थे। तो हम इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाना चाहते हैं, ताकि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, वो अगर पैसा लगाएंगे तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप लेके, और हमारा जो BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये क्या करेगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाएंगे, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में हेल्प करेंगे। अब देखिए ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, इसकी अगर हम बात करें, बताते हैं उसके पहले एक बार और एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये हमारे एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा जो एम है हमें 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बनाना है 2030 तक। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करना है 2030 तक। और COP26 में जो हमने बोला था, मतलब COP26 जो हर साल होती है COP की मीटिंग, तो 2021 में जो हुई थी COP26, उसमें हमने कमिटमेंट किया था कि हमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करना है। 500 गीगावाट की एनर्जी हमें बाय द ईयर 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करना है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हमारा जो मिशन है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एग्जैक्ट होता क्या है। देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है बहुत बड़ा सा होता है, मतलब बहुत जगह लेगा, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत टाइम लगेगा, फिर एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसी के हमने मतलब सब्स्टिट्यूट करना चाहते एक तरीके से, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए, जो कि एक टाइम पे कितनी बना सकते हैं, 300 मेगावाट पर यूनिट बना सकते हैं, जो कि कितनी है, 1/3 है। मतलब बड़े अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट देखोगे तो उसका 1/3 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, जो कि 300 मेगावाट है। 1/3 है जनरेशन कैपेसिटी जो हमारे ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स थे। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बड़े अमाउंट में लो कार्बन, मतलब इसमें एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो वैसी एनर्जी हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसको हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। देखो स्मॉल इसलिए क्योंकि छोटा है ये, इसको इधर उधर हम आसानी से ले जा सकते हैं। मॉड्यूलर मतलब ये सिस्टम है, कंपोनेंट्स, देखो इसके कंपोनेंट्स जो भी रहेंगे वो बनेंगे कहाँ पे, फैक्ट्री में बनेंगे। फैक्ट्री से हम इधर उधर उनको आसानी से ले जा सकते हैं। बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो ये क्या है, मॉड्यूलर, इधर उधर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं इनको जगह जगह पे। और रिएक्टर मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारा स्मॉल न्यूक्लियर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशन। देखो इसको एप्लीकेशन करना मतलब किसी भी जगह पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में, डिसैलिनेशन में, सब में आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं एनर्जी में। उसके बाद मॉड्यूलरिटी फॉर फैक्ट्री फैब्रिकेशन, मतलब इसके मेजर कंपोनेंट जो है फैक्ट्री बिल्ट रहेंगे, तो हाई क्वालिटी की, मतलब हाई क्वालिटी के रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का जो टाइम और कॉस्ट रहता है वो कम लगेगा। उसके बाद पोटेंशियल फॉर सब ग्रेड लोकेशन, मतलब किसी भी लोकेशन पे आप उसको आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। आपको काफ़ी प्रोटेक्शन देगा, कई सारे जो सीस्मिक, सुनामी वगैरह, मतलब इनकी भी बारे में क्या रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ा रहता है तो प्रॉब्लम रहती है, छोटा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि रशिया का जो एकेडमिक लोमोनोसोव जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसीलिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो रिमोट एरिया, जैसे कि आर्कटिक रीजन है, वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकता है, मतलब रिमोट लोकेशन पे भी ले जा सकते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब इसकी मॉड्यूलर डिज़ाइन है, स्मॉल साइज़ है, तो ये काफ़ी यूनिट एक टाइम पे, मतलब मल्टीपल यूनिट्स पे काम कर सकता है, मतलब मल्टीपल यूनिट डिफरेंट जगह पे एक साथ काम कर सकता है। पोर्टेबिलिटी, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, और डिकमीशन के टाइम पे भी इसके मॉड्यूलर को रिमूव करके
उसको डिकमीशन कर सकते हैं इसके जब लाइफ खत्म हो जाए। तो इस तरीके से इसके कई सारे क्या है फायदे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के। उसके बाद इशू अगर हम इश्यूज की बात करें कि क्या इशू है विथ इट, तो पहला क्या है प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन। देखिए हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि हमने कॉस्ट की बात करें कि कॉस्ट ज़्यादा लगती तो हम प्राइवेट पर्सन को ले आएंगे। प्राइवेट का अगर इन्वॉल्वमेंट लाते तो प्राइवेट का काम है प्रॉफिट, मतलब वो सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना ध्यान नहीं रखेंगे। हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना बहुत अच्छे से, मतलब एक तरीके से हर चीज को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ, कितना अभी तक उसका इम्पैक्ट है, तो इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही मतलब जान को खतरा पहुंचा सकती है, वहाँ के लोगों को खतरा पहुंचा सकती है। क्योंकि वहाँ के जो भी एरिया में जो भी लोग रहेंगे, अगर उसमें से तो कुछ भी लीक होता है एनर्जी का, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एनर्जी में, तो क्या होगा, सभी के लिए क्या हो सकता है, वो खतरा बन सकता है। तो वो जो है हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो है लोअर कॉस्ट करेंगे, मतलब वो पैसा कम लगाने के चक्कर में सेफ्टी के साथ कंसर्न कर सकते हैं, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अनरिलायबिलिटी ऑफ पैसिव सेफ्टी फीचर्स। इसके पैसिव सेफ्टी फीचर्स बहुत बार हो सकता है कि एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि बड़े बड़े अर्थक्वेक आ गए, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गए, वहाँ पे काम ना करे। इकोनॉमिक वायलेबिलिटी, देखो ये जो जितनी कॉस्ट जो है इसकी किलोवाट ओवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में स्मॉल रिएक्टर के लगती है, मतलब लार्ज रिएक्टर में जितनी लगती है उतनी ही कॉस्ट इसमें लगती है, वरना हायर देन लग सकती है। प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विथ व्हाट टू डू विथ रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, मतलब इसमें जो भी वेस्ट निकलेगा न्यूक्लियर एनर्जी से जो भी आप बना रहे हैं, तो उससे जो भी वेस्ट निकलेगा, अब उस वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए, उस वेस्ट का क्या किया जाए, ये भी क्या है हमारे लिए कंसर्न है कि उस वेस्ट का क्या करें, अब किस तरीके से जनरेट करें। क्योंकि वो वेस्ट भी तो एक तरीके से वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ उनको क्या करेगा, हार्म करेगा किसी न किसी तरीके से। तो ये इसका एक चैलेंज बन जाता है। अगर हम इसी की वे फॉरवर्ड की बात करें तो यूनिवर्सल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन और लाइसेंसिंग होनी चाहिए। और देखिए एक और कंसर्न इसका क्या है कि अभी जो है बहुत सारे देशों में ये चीज़ें ऑपरेशनल नहीं हुई है, तो इसका यूज़ पहली बार करना नया है, मतलब डेवलपमेंट फेज में। अगर आप एसएमआर की बात करें तो अभी इसके डेवलपमेंट फेज में है, सब जगह अभी आया नहीं है, कुछ देशों में आया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो उसका यूज़ हम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि नई चीज़ का यूज़ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन और लाइसेंसिंग होनी चाहिए किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो कि फैसिलिटेट करे कि किस तरीके से एसएमआर को डिप्लॉय करना है डिफरेंट कंट्रीज़ में। सेफ्टी कंसर्न, मतलब पब्लिक को भी ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक की सेफ्टी हार्म नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी असेसमेंट होना चाहिए, मतलब हमें देखना है कि इसका सिस्टम, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट सभी मतलब किसी को हार्म ना करे कहीं से भी। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टेक्नो इकोनॉमिक असेसमेंट, मतलब कि वो टेक्नोलॉजिकली मतलब साउंड करता है कि नहीं करे, उसके बाद इकोनॉमिक वायबल है कि नहीं, सस्टेनेबली मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प करेगा कि नहीं, मतलब सस्टेनेबली वायबल है कि नहीं। हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका प्रोडक्शन करना है कि एमिशन फ्री जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पहले से क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इसमें हमें देखना है, उसके बाद ही प्रोडक्शन करना है इसका। सेफगार्ड्स बाय डिज़ाइन, मतलब हमें सेफगार्ड ध्यान रखना है कि अर्ली स्टेजेस जो है एसएमआर डिज़ाइन की, मतलब IAEA हमारे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसे कंसल्ट करके उसके सेफ्टी कंसर्न्स में जो भी चीज़ें हैं सबको बातचीत करके उसके बाद ही इसको डेवलपमेंट करना है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो हो सेफगार्ड के साथ हो और पूरी उसकी लाइफ साइकिल जो रहे उसमें वो काम करे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने बना दिया बाद में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, एनर्जी लीक हो जाए, तो पूरे सेफगार्ड के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ हमें इसका प्रोडक्शन करना है। तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये हमने देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ वो हेल्प करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24/7 चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल सोर्स से प्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि तभी हम क्या कर पाएंगे, इतने लार्ज लेवल पे एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह है। मतलब आप सोचो, आप खुद को इमेजिन करो, अगर आपके घर में लाइट ना रहे, मतलब तो आप अगर सोच लो 5-6 दिन तक लाइट नहीं है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी ज़रूरत बन गई है लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो गई है, हमारी इतनी ज़्यादा
ज़रूरत बन गई है आज के टाइम पे, तो उसका प्रोडक्शन भी इतना ही बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड कम होगी, डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसका प्रोडक्शन ज़रूरी है और हमें ऐसे शिफ्ट मतलब ऐसे मूव लेने पड़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।